नमस्कार। मोर छत्तीसगढ़िया के इस YouTube चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के तहसीलों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में छत्तीसगढ़ के संभाग और ज़िलों के बारे में चर्चा किया था और उन ज़िलों के संबंधित तहसीलों के बारे में इस वीडियो में हम आगे चर्चा करते हैं। तो जैसा हम हमेशा करते आए हैं, हम पहले प्रश्न पूछेंगे और फिर देखेंगे कि आगे हम क्या जानकारी तहसीलों को लेकर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? अगर जानकारी है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे प्राप्त कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में माकड़ी तहसील है? और तीसरा प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राजिम तहसील है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के तहसीलों के बारे में चर्चा करने के लिए और देखते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के संभाग जिलों में बटे हैं और जिले तहसीलों में बटे हैं। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी छत्तीसगढ़ के संभाग और जिलों को लेकर, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद मोस्टली लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो किस तरह से इन नक्शों को प्रैक्टिस करें ताकि ये हमेशा के लिए हमारे मन में याद रहे, हमारे दिमाग में बैठ जाए कि छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है इस तरह से होता है और उसमें ये संभाग हैं, ये ज़िले हैं और ये तहसीलें हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उस पर ही चर्चा करते हैं कि कैसे हम इन नक्शों को बनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा नक्शा छत्तीसगढ़ का है वैसे ही बनाएं। हम किसी भी तरह का फॉर्म ले सकते हैं, चाहे वो गोलाकार हो या फिर डब्बा हो या कैसा भी हो। उसके ऊपर हम छत्तीसगढ़ के नक्शे को कैसे बनाएं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको दिखाता हूं कि मैंने अंडे के रूप में छत्तीसगढ़ के नक्शे को बनाया है। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के इस नक्शे को अंडाकार हमने एक बना दिया है और उसमें छत्तीसगढ़ के संभागों को बांट दिया है। तो ये हरे कलर से बस्तर नीचे का क्षेत्र है, फिर एक पर्पल कलर को हमने दुर्ग और रायपुर के संभाग के हिसाब से अलग कर लिया है। बीच में येलो कलर का एक लाइन खींच दिया है ताकि हमको पता चले ये दुर्ग संभाग है और ये रायपुर संभाग है। फिर ऊपर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमने बिलासपुर संभाग को और सरगुजा संभाग को अलग कर दिया है। तो ऐसे अंडाकार बनाकर ये 1 2 3 लाइन खींचकर ये बीच में ये 4 लाइन खींच लें तो आपके पांचों संभाग बन जाएंगे। अब इसके बाद जब भी स्टार्ट करें तो नक्शे का जो सबसे पहला होना चाहिए वो होना चाहिए दुर्ग का जो हिस्सा है, जो दुर्ग संभाग का जो हिस्सा है वहाँ पर एक बीच में लाइन खींच दीजिए ताकि ये दुर्ग और राजनांदगांव वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा अलग हो जाए। तो जैसे ही ये अलग होता है तो दुर्ग और बालोद के लिए एक बीच में लाइन खींच दी तो बेमेतरा, दुर्ग और बालोद अलग हो जाएगा। फिर जो दुर्ग का जो हिस्सा है उससे थोड़ा सा ऊपर करके आप कबीरधाम के लिए एक लाइन खींच दीजिए, क्योंकि कबीरधाम दुर्ग को टच नहीं करता है लेकिन राजनांदगांव और बेमेतरा को टच करता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि कबीरधाम राजनांदगांव बेमेतरा से जुड़ा रहे। तो ये आपके दुर्ग संभाग के पांचों जो ज़िले हैं वो बन गए। फिर उसके बाद अब इधर पे आएंगे रायपुर संभाग की ओर, तो जो दुर्ग का हिस्सा है उसके थोड़े से ऊपर से आप बलौदा बाज़ार का हिस्सा अलग कर लीजिए यहाँ तक के लिए। क्यों? क्योंकि बलौदा बाज़ार रायपुर को टच करता है और बेमेतरा को टच करता है लेकिन दुर्ग को टच नहीं करता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर करके अलग कर लेंगे। फिर धमतरी के लिए हमको, क्योंकि धमतरी दुर्ग को टच करता है और बालोद को टच करता है, इसलिए दुर्ग से टच करते हुए एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे ताकि गरियाबंद तक रहे। ये ध्यान रखिए गरियाबंद कोंडागांव को टच नहीं करता है, इसलिए लाइन आखिरी तक बनाए रखना है। तो इस तरह से हमारा बलौदा बाज़ार और धमतरी बन गया। बीच से एक लाइन खींचकर रायपुर को अलग कर लीजिए और रायपुर के बीच से इस तरह से अलग से लाइन खींचकर आप गरियाबंद और महासमुंद को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा दुर्ग और रायपुर संभाग के सारे ज़िले बन गए। अब बलौदा बाज़ार से ही एक लाइन लीजिए जो मुंगेली को अलग करती हो।
मुंगेली ज़िला को अलग करते हैं, क्योंकि मुंगेली बलौदा बाज़ार को टच करता है और बाकी बेमेतरा और कबीरधाम को भी टच करता है। तो इसलिए बलौदा बाज़ार को टच करते हुए एक लाइन खींचकर यहाँ पर आप मुंगेली तैयार कर लीजिए। बिलासपुर भी बलौदा बाज़ार को टच करता है, इसलिए थोड़े से आगे जाकर बिलासपुर के लिए एक अलग सा ऐसा बना के आप अलग कर सकते हैं। ये बिलासपुर हो गया। और ठीक बिलासपुर के इस हिस्से से यहाँ पर ऐसा अलग कर देते गोरेला, पेंड्रा, मरवाही भी बन जाता है। तो यहाँ पर आपके मुंगेली, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर बन गए। अब यहाँ से बीच में एक हिस्से से इस तरह से अगर आप लाइन खींच दें और बलौदा बाज़ार के पास खींचे, क्योंकि बलौदा बाज़ार रायगढ़ से भी जुड़ता है और इस हिस्से से भी यहाँ पर जुड़ता है, चाहे वो बिलासपुर, मुंगेली हो, और यहाँ पे जांजगीर चांपा का जो हिस्सा बनेगा उससे भी जुड़ता है। तो रायगढ़ के हिसाब से ही बलौदा बाज़ार के पास में ही ऐसा खींचे जो सरगुजा के इस हिस्से से जुड़ता हो, क्योंकि रायगढ़ सरगुजा से भी जुड़ता है और बलौदा बाज़ार से भी जुड़ता है और महासमुंद से भी जुड़ता है। तो लाइन एक ऐसा खींचे जो बलौदा बाज़ार के आखिरी छोर से पहले ही हो और ऊपर यहाँ पर जुड़ जाए। और फिर बीच में अगर आप लाइन खींच दें तो ये कोरबा अलग हो जाएगा, जांजगीर चांपा अलग हो जाएगा। फिर आप कोरबा से ही एक लाइन खींच के कोरिया अलग कर लें, कोरबा से ही एक थोड़ा सा लाइन खींचकर सूरजपुर अलग कर लें। फिर सूरजपुर के बीच से ही एक ऊपर लाइन खींच दे तो ये बलरामपुर अलग हो जाएगा। और ये जो लाइन खींचनी है ये हमें इस लाइन के थोड़ा सा दाएं साइड रखना है, ताकि ये जो हिस्सा है जशपुर का हिस्सा रायगढ़ को ही टच करता है, कोरबा को टच नहीं करता है इसलिए। और रायगढ़ सरगुजा को टच करता है तो सरगुजा को टच करते हुए दिखना चाहिए, लेकिन जशपुर का कोरबा से कोई लिंक नहीं है, वो दिखाने के लिए इस तरह से लाइन खींच दें। तो जशपुर सिर्फ बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़ से ही टच करता है। तो इस तरह से ऐसे बना ले। तो हमारा ये सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, दुर्ग और रायपुर संभाग हो गया। अब धमतरी के बीच से ही एक लाइन यूं खींचकर कांकेर को अलग कर लीजिए। तो ये हमारा कांकेर बन गया। फिर बीच में ही एक इस तरह से जगह छोड़कर एक लाइन खींच लीजिए यहाँ तक, ताकि हम फिर एक नारायणपुर और कोंडागांव बनाने के लिए बीच में एक लाइन खींच सके। तो ये जो हिस्सा है खाली हिस्सा, इससे कोंडागांव और नारायणपुर बन जाएगा और ये बीच से एक हिस्सा हम ऐसे खींच लें। फिर ठीक इसी हिस्से के बाजू से एक लाइन ऐसे बीजापुर के लिए निकाल लें और एक हल्का सा थोड़ा सा लाइन हम यहाँ पर निकाल लें, ताकि क्योंकि दंतेवाड़ा किसी भी राज्य को टच नहीं करता है तो उसको हमको क्लोज करना है। तो हम थोड़ा यहाँ लाइन खींचकर फिर इस बीच से ऐसे लाइन खींच दे तो ये बस्तर अलग हो जाएगा, सुकमा अलग हो जाएगा, बीजापुर अलग हो जाएगा और दंतेवाड़ा अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए आप छत्तीसगढ़ के नक्शे को तैयार कर सकते हैं। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 4 से 5 बार एक चार्ट पेपर मार्कर लेके बना सकते हैं, या फिर एक छोटा सा कोई पेपर ले लिया, प्लेन पेपर ले लिया आपने या बॉन्ड पेपर ले लिया और उस पर पेंसिल से या पेन से आप इस तरह से 3 से 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ के संभाग 5 है, उसमें कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पर है। और फिर ये सब याद हो जाए तो तहसीलों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, अभी तक अगर आपको समझ में आ गया है यहाँ पर ज़िलों को लेकर, तो हम तहसीलों को चर्चा कर लेते हैं संभाग की ओर से। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम सरगुजा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बिलासपुर, फिर दुर्ग, फिर रायपुर और बस्तर। तो हम तहसीलों के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सरगुजा संभाग के जिलों और तहसीलों को देखते हैं। तो ये सबसे पहले हमने मार्ग तैयार किया है। देखा जाए ये नेशनल हाईवेज़ हैं ब्लैक कलर में, जो काले कलर में है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और जो सफ़ेद कलर में है ये स्टेट हाईवेज़ हैं, राज्य राजमार्ग हैं। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ के संभाग के जो ज़िले हैं, जिला मुख्यालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और राजधानी से आवागमन बहुत आसानी से हो सके, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग का होना बहुत ज़रूरी है। और तहसीलों में जो आवाजाही है वो बहुत सुचारू रूप से रहे, इसलिए राज्य राजमार्ग और मुख्य मार्ग बनाए गए हैं। तो हम उस हिसाब से देख लेंगे कि किस तरह से तहसील एक दूसरे से और जिला मुख्यालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो सबसे पहले सरगुजा संभाग में जो ज़िला है वो है कोरिया। तो कोरिया के ज़िला मुख्यालय बैकुंठपुर जो नेशनल हाईवे NH-43 पर है। फिर जो तहसीलें हैं कोरिया की वो है भरतपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़ और खड़गवा चिरमिरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 तहसीलें हैं कोरिया में ज़िला मुख्यालय के साथ मिलाकर। तो ये एक ज़िला मुख्यालय, एक तहसील जो ज़िले का मुख्यालय है, बैकुंठपुर एक तहसील है, खड़गवा चिरमिरी नगर निगम है एक, तो ये काफ़ी मशहूर है नगर निगम के हिसाब से, जबकि बाकी ये सब नगर निगम नहीं है, लेकिन चिरमिरी नगर निगम है। तो ये एक तहसील है, खड़गवा तहसील है, चिरमिरी से प्रसिद्ध है, मनेंद्रगढ़, भरतपुर और सोनहत। तो ये 5 तहसील हैं यहाँ पर। उसी तरह से जब हम सूरजपुर की ओर आए तो सूरजपुर में सबसे पहले सूरजपुर खुद ज़िला मुख्यालय जो है वो तहसील है। फिर ऊपर ओडगी एक तहसील है और प्रतापपुर एक तहसील है। तो ये जो ओडगी और प्रतापपुर है इसके बीच में तमोर पिंगला नाम का अभयारण्य है। तो ये बहुत फेमस है नीलगाय और हाथियों को लेकर। तो इस अभयारण्य में नीलगाय और हाथियों का अच्छा खासा कवरेज है, देखा जाए तो काफ़ी जनसंख्या उनकी ज़्यादा है इस अभयारण्य में। तो ये ओडगी और प्रतापपुर है। फिर यहाँ पर एक तहसील है भैयाथान जो रिहंद नदी के किनारे है। तो जो रिहंद नदी है जो सूरजपुर से भी होते हुए इस तरह से आगे जाकर यूपी में चला जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भैयाथान है। फिर नीचे यहाँ पर रामानुजनगर है और प्रेम नगर है। तो ये जो हिस्सा है रामानुजनगर और प्रेम नगर का, यहाँ पर ये कोल बेल्ट है, यहाँ पर काफ़ी खदान है, कोयले की बहुत सारी खदानें हैं। तो ये उस चीज़ के लिए मशहूर है। और सूरजपुर में देखा जाए तो SECL का, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस है। पहला ऑफिस बिलासपुर में है, दूसरा सूरजपुर में। तो इस हिस्से में रामानुजनगर और प्रेम नगर जो तहसील है यहाँ पर कोयले के अच्छे खासे खदान हैं। फिर हम बलरामपुर के ऊपर चर्चा करें तो बलरामपुर में बलरामपुर जिला मुख्यालय, और उसके बाद ऊपर जो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी भाग वाला तहसील है वो है रामानुजगंज। देखिए यहाँ पर अलग अलग, ये रामानुजगंज है और ये रामानुजनगर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रामानुजनगर, और ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि रामानुजनगर कहाँ है और रामानुजगंज कहाँ है। इसमें से एक ऐसा पूछा गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, रामानुजगंज ये उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग है छत्तीसगढ़ का। रामानुजनगर यहाँ पर सूरजपुर के नीचे कोयले खदान के आसपास वाला क्षेत्र है। तो ये बलरामपुर में बलरामपुर, फिर रामानुजगंज, वाड्रफ नगर। तो वाड्रफ नगर देखा जाए तो यहाँ से काफ़ी लोग जब उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं तो वाड्रफ नगर से होकर ही आगे यूपी में प्रवेश करते हैं। फिर सांबरी कुसमी बहुत मशहूर है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सांबरी कुसमी तहसील में ही है। गौरालाटा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत, ये सांबरी कुसमी तहसील में ही है। और फिर शंकरगढ़ और राजपुर ये बलरामपुर की तहसीलें हैं। तो ये काफ़ी वन्य से भरा क्षेत्र है, पाठ का क्षेत्र है। तो यहाँ पर अच्छे खासे वन्य क्षेत्र हैं। और इसी तरह से नीचे जशपुर का भी जो पाठ आएगा तो हम देख लेते हैं। जशपुर का जो हिस्सा है, जशपुर ज़िले में जशपुर जिला मुख्यालय जशपुर नगर में है। तो ये पूरा पाठ प्रदेश है, ये हिस्सा जो है इतना बड़ा पूरा पाठ प्रदेश है। और इसमें बहुत ही सुंदर मनमोहक वन क्षेत्र है। और जशपुर में अगर हम यहाँ पर आए तो ऊपर मनोरा है और यहाँ पे बगीचा है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये झरनों से बहुत मशहूर है। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 झरने हैं आसपास जो बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य बनाते हैं। तो ये मनोरा तहसील है, बगीचा तहसील है। इसी तरह से यहाँ पर कुनकुरी एक तहसील है। तो कुनकुरी मशहूर है, बहुत मशहूर है छत्तीसगढ़ के चर्च के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चर्च है
वो एक टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था। तो कुनकुरी इसके लिए मशहूर है। देखा जाए तो वो वहाँ पर जो चर्च की जितनी भी गतिविधियाँ हुई हैं उसी के कारण कुनकुरी में डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम हुआ है। चाहे वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्कूल है, तो सारी चीज़ें डेवलपमेंट उसके आने पर ही हुई है। फिर ये दुलदुला, नीचे दुलदुला का क्षेत्र है, कुनकुरी से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर ही दूर है, दुलदुला का तहसील है। फिर नीचे ये कांसाबेल, फरसा बहार और पत्थल गाँव। तो यहाँ देखा जाए तो ये फरसा बहार और पत्थल गांव के बीच का जो क्षेत्र है ये लुड़ेक का क्षेत्र आता है और यहाँ पर टमाटर की बहुत खेती होती है। तो ये टमाटर के लिए फेमस है, ये क्षेत्र टमाटर उगाने के लिए बहुत फेमस है। फिर हम अगर सरगुजा की ओर आए तो सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर। अंबिकापुर के पहले जैसे हम बिलासपुर से कोरबा होते हुए सरगुजा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको उदयपुर मिलता है, लखनपुर मिलता है। फिर नीचे यहाँ पर मैनपाट को आप सब जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के शिमले के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये मैनपाट है। फिर ये बतौली, सीतापुर और ऊपर एक और तहसील है लुंड्रा। तो ये पूरा का पूरा देखा है तो सरगुजा संभाग में लगभग 32 तहसीलें हैं। इस तरह से अलग अलग ज़िले के हिसाब से उनके संबंधित तहसीलें हैं। तो आशा करता हूँ आपको सरगुजा संभाग के तहसीलों के बारे में जानकारी मिल गई है। इसके लिए हमको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हमें ये याद रह सके। ठीक है, तो हम कैसे याद करेंगे उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, पहले देख लेते हैं। तो ये सरगुजा संभाग के सारे तहसीलें हैं। तो आप देखेंगे कि ये नेशनल हाईवे NH-43 से ये बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, फिर यहाँ बतौली, सीतापुर होते हुए पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी होते हुए जशपुर नगर पूरे जुड़े हैं। और फिर यहाँ पर NH-343, क्योंकि NH-43 से ही अलग हुआ है तो इससे पहले 143 और 243 आ चुके होंगे, इसलिए यहाँ पर इसे 343 NH-343 बनाया गया है, जो बलरामपुर होते हुए रामानुजगंज होते हुए आगे झारखंड की ओर निकल जाता है। तो इस तरह से ये अलग किया गया। और नीचे जो बिलासपुर सिमगा से होते हुए, क्योंकि NH-30 है जो चिल्फी घाटी से होकर कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा होते हुए रायपुर जाती है, तो सिमगा से NH-130 निकलकर बिलासपुर होते हुए इस तरह से कटघोरा होते हुए फिर यहाँ पर उदयपुर, लखनपुर होते हुए अंबिकापुर में आके मिला है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये तहसीलें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अब बिलासपुर संभाग के ज़िले और तहसीलों के बारे में। तो बिलासपुर संभाग में भी इसी तरह से बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो मुंगेली पर चर्चा करते हैं। तो मुंगेली में हमारे पास 3 तहसीलें हैं। सबसे पहले जिला मुख्यालय मुंगेली, फिर नीचे यहाँ पर पथरिया, जो पथरिया का क्षेत्र है यहाँ पर मदकू द्वीप है, जो ईसाइयों का बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, तो बहुत फेमस है उसके लिए। फिर ऊपर लोरमी तहसील है जो अमरकंटक के बहुत करीब है, तो यहाँ पर भी वन्य का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अभयारण्य है, तो उसके लिए बहुत फेमस है। फिर हम अगर गोरेला पेंड्रा मरवाही को देखें तो गोरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले के नाम से ही हमको पता चल जाता है 3 तहसीलें हैं। एक है गोरेला जिला मुख्यालय, पेंड्रा और मरवाही, ये 3 यहाँ पर तहसीलें हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में। फिर हम अगर कोरबा की बात करें तो कोरबा में हमारे पास सबसे पहले जिला मुख्यालय कोरबा, फिर जैसे ही ये NH-130 सिमगा से होते हुए बिलासपुर होते हुए आगे बढ़ता है, सबसे पहले पाली के बाद कटघोरा और उसके बाद ये पोड़ी उपरोड़ा, जो कोरबा का इस हिस्से में ये क्योंकि पूरा जंगली क्षेत्र है, वन्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा हिस्सा पोड़ी उपरोड़ा का आता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन सा है, वो कोरबा में पोड़ी उपरोड़ा ही है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है ये। फिर इस तरफ करतला, तो कोरबा में हमारे पास कोरबा है, पाली है, कटघोरा है, पोड़ी उपरोड़ा और करतला है। फिर हम अगर आगे देखें रायगढ़ के बारे में, तो रायगढ़ का जो जिला मुख्यालय रायगढ़ है। फिर
एक ऊपर से अगर हम आए तो ये धर्म जयगढ़ है, धर्म जयगढ़ से फिर यहाँ पर लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया, पुसोर, बरमकेला और सारंगढ़। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि रियासतें हैं, रायगढ़ की रियासतों ने मिलकर एक रायगढ़ ज़िला बनाया। तो रायगढ़ की एक रियासत थी, सारंगढ़ की एक रियासत थी और यहाँ पर एक शक्ति की रियासत थी जो मिलकर फिर पूरे रायगढ़ को तैयार किया। तो देख सकते हैं धर्म जयगढ़, यहाँ पर है लैलूंगा, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया, रायगढ़, पुसोर, बरमकेला और सारंगढ़। तो आपको बता दें ये पुसोर और बरमकेला के बीच से महानदी होकर गुजरती है, क्योंकि महानदी अभी यहाँ पर सारी नदियों के संगम से होते हुए जांजगीर चांपा और बिलासपुर के आसपास का जितना बलौदा बाज़ार के आसपास का पूरा जो क्षेत्र है वहाँ से होते हुए आती है और कई नदियाँ महानदी में संगम करते हुए आती है। तो जो महानदी है बहुत बड़ी नदी हो चुकी है इस एरिया में। तो जब इधर से आगे जाती है उड़ीसा की ओर तो पुसोर और बरमकेला तहसील के बीच से होकर जाती है और इतना बड़ा जब नदी इतनी बड़ी हो गई है तो आवाजाही बहुत कठिनाई से होता है। तो पुसोर और बरमकेला के बीच में एक बहुत ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्रिज तैयार किया गया है यहाँ पर। तो उस हिसाब से याद कीजिएगा पुसोर और बरमकेला को। फिर ये सारंगढ़ और खरसिया, रायगढ़, तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा और धर्म जयगढ़। फिर इसी तरह से जब हम आगे आते हैं जांजगीर चांपा ज़िले के लिए, तो जांजगीर चांपा ज़िला बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? तहसीलों के हिसाब से अगर देखा जाए, तहसीलों के संदर्भ में अगर हम इसकी बात करें तो जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का वो ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं। तो हम देखते हैं वो तहसीलें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो जिला मुख्यालय जांजगीर, उसके बाद बिलासपुर से जैसे ही ये NH-49 एंटर करती है यहाँ पर तो सबसे पहले पड़ता है अकलतरा। तो सबसे पहला तहसील अकलतरा और इसके बाद लाइन से 6-7 तहसीलें हैं। तो इसको याद करना कठिन हो जाता है, इसीलिए कई बार उनके छोटे छोटे एब्रीवेशन जैसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, तो छोटे छोटे हिस्से बनाकर याद किया गया है। जैसे PNB पंजाब नेशनल बैंक और जमशेद जी टाटा को अगर आप जानते होंगे तो जमशेद जो नाम है उसको JMD भी बोला जाता है। तो इसलिए PNB पंजाब नेशनल बैंक और JMD जमशेद। तो अगर PNB JMD के हिसाब से याद करें तो आपको यहाँ की साथ जो 6-7 तहसीलें वो याद हो जाएंगी। जैसे P से पामगढ़, N से नवागढ़, B से बमनी डी, फिर J से JMD है तो J से जयजयपुर, मालखरौदा M, और फिर ऊपर देखा जाए तो शक्ति है और नीचे यहाँ पर डबरा है। तो ये तहसीलें इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और फिर ऊपर एक और है बलौदा। तो जांजगीर चांपा में ये 10 तहसीलें हैं जो सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले के। फिर हम आगे देखें बिलासपुर, तो बिलासपुर में ज़िला मुख्यालय बिलासपुर और उसके बाद जैसे ही हम सिमगा से NH-130 से आते हैं तो सबसे पहले हमको जो तहसील मिलता है वो है बिल्हा और उसी के पास में है मस्तूरी। और बिलासपुर के तरफ से जब मुंगेली जाते हैं तो वहाँ पर एक तहसील पड़ता है तखतपुर और गोरेला पिंडरा मरवाही की तरफ जाए तो वहाँ पर पड़ता है कोटा। तो ये बिलासपुर संभाग के सारे तहसीलें हैं इस तरह से। चलिए तो हम आगे देखते हैं, अब दुर्ग तहसील के बारे में चर्चा करते हैं। तो दुर्ग में कौन कौन से ज़िले हैं, दुर्ग संभाग में कौन कौन से ज़िले हैं और कौन कौन सी तहसीलें हैं उन ज़िलों में। तो ये दुर्ग ज़िले के अगर रोड्स को देखें, नेशनल हाईवेज़ को देखें, स्टेट हाईवेज़ को देखें तो ये हमको इस तरह से दिखता है। NH-53 जो है ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये मुंबई से हावड़ा की ओर जाता है, तो ये NH-53 है। जैसे हमने यहाँ पे चर्चा किया था NH-30 का चिल्फी घाटी से होते हुए कवर्धा होते हुए बेमेतरा और सिमगा होते हुए रायपुर से इस तरह से नीचे चला जाता है। तो हम इसके ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीरधाम। कबीरधाम का ज़िला मुख्यालय कवर्धा और चिल्फी घाटी से जो तहसील बनी है वो यहाँ पर बोडला है और ऊपर जो मिलती है मुंगेली की तरफ से पंडरिया है।
फिर नीचे यहाँ पर सहसपुर है। तो ये कबीरधाम के 4 तहसीलें हैं, बोडला, पंडरिया, कवर्धा और सहसपुर। फिर हम बेमेतरा को देखें तो बेमेतरा में हमारे पास जिला मुख्यालय बेमेतरा है। बेमेतरा में नवागढ़ है। नवागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नया अभयारण्य बनाया जा रहा है। ये स्पेशली प्रवासी पक्षियों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप जानते हैं प्रवासी पक्षी जो रूस से आते हैं और ठंडे प्रदेश से थोड़े से ठंड के समय में जब रूस में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो उस प्रदेश से, उस क्षेत्र से हटकर ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पर ठंड कम हो, मतलब जहाँ पर बर्फ़बारी ना होती हो, तो वो फिर इस हिसाब से ऐसे क्षेत्र में, ठंड के क्षेत्र में आने लगते हैं। तो नवागढ़ में अभयारण्य बनाया जा रहा है पक्षियों के लिए, तो उस हिसाब से याद कर लीजिए। फिर ये थान खमरिया है, साजा है और बेरला है। तो ये जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ पर गेहूँ और गन्ने की अच्छी खासी खेती की जाती है। तो थान खमरिया, साजा, बेरला और बेमेतरा जो क्षेत्र है इसमें यहाँ पर आपको शक्कर कारखाने मिल जाएंगे। फिर हम अगर दुर्ग के बारे में चर्चा करें तो दुर्ग का जिला मुख्यालय दुर्ग, ऊपर धमधा और नीचे तरफ पाटन है। ये दुर्ग के 3 तहसीलें हैं। फिर हम बालोद की तरफ आएँ तो बालोद का जिला मुख्यालय बालोद, ऊपर जो दुर्ग और बालोद के बीच में गुंडरदेही है। फिर डोंडी लोहारा, जहाँ पर बालोद की जो 2 नदियाँ हैं तांदुला और खरखरा, और उसके ऊपर जो एनीकेट और बांध जैसे बने हुए हैं, वहाँ इसी क्षेत्र में है डोंडी लोहारा और बालोद के आसपास के क्षेत्र में। फिर नीचे डोंडी और धमतरी और बालोद के बीच में गुरूर है। तो डोंडी जो क्षेत्र है वो फेमस है स्पेशली दल्ली राजरा के लिए, जहाँ पर से लो अयस्क की खपत भिलाई स्टील प्लांट के लिए दी जाती थी। परंतु अब यहाँ पर क्योंकि लो अयस्क ख़त्म होता जा रहा है तो अब राव घाट से जो कांकेर क्षेत्र में आता है, कांकेर और नारायणपुर के आसपास के क्षेत्र में आता है, तो वहाँ से उसकी खपत पूरी की जाती है। तो हम देखेंगे आगे क्या है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं राजनांदगांव को। तो राजनांदगांव में सबसे पहले जो जिला मुख्यालय है राजनांदगांव है। फिर ऊपर से अगर आए तो छुई खदान, खैरागढ़ एक रियासत हुआ करती थी उस समय, काफ़ी अच्छी। फिर डोंगरगढ़ में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है देखा जाता है, यहाँ पर चर्चेज भी हैं। फिर नीचे डोंगरगांव, छुरिया, अम्बागढ़ चौकी, मोहेला और मानपुर। तो ये जो हिस्सा है अम्बागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर, ये नक्सली क्षेत्र है। इसीलिए देखा जाए तो 2019 में ये भी कयास लगाई जा रही थी कि और जिस तरह से गोरेला पेंड्रा मरवाही अलग ज़िला बना है, उस तरह से राजनांदगांव के इस हिस्से को भी अलग ज़िले के हिसाब से घोषित कर देंगे, क्योंकि जितने भी नक्सली क्षेत्र हैं उनको अलग करने की कोशिश चल रही है ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य एकदम करीब होकर किया जा सके। अब क्योंकि राजनांदगांव का जिला मुख्यालय है तो बाकी हिस्से को भी फोकस देना है और इस हिस्से पे फोकस नहीं हो पाए तो दिक्कत आती है। तो अगर अम्बागढ़ चौकी, मोहिला और मानपुर वाले हिस्से में एक ज़िला बन जाए तो यहाँ पर एक को जिला मुख्यालय बनाकर वहाँ पर पूरा फोकस डाला जा सकता है। तो ऐसे में फिर राजनांदगांव एक नया संभाग बन जाएगा जिसमें कबीरधाम, राजनांदगांव और ये जो क्षेत्र है नक्सली क्षेत्र वो भी आ जाएंगे। तो ये आगे हो सकता है, इसलिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़, जिसमें पता चल सके कि कुछ नया कब होने वाला है। तो इस तरह से ये दुर्ग संभाग की तहसीलें हैं। तो अब हम देखते हैं आगे रायपुर संभाग के ज़िले और तहसीलों को। तो रायपुर में भी इस तरह से पूरे नेशनल हाईवेज़ और कुछ स्टेट हाईवेज़ बने हुए हैं। तो नेशनल हाईवेज़ बहुत ज़्यादा हैं, देखा जाए रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है तो यहाँ से आवाजाही बहुत होती है लोगों की। तो हम देखते हैं सबसे पहले रायपुर में जो एक तो रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, तो वो तहसील नहीं है
रायपुर क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा उस हिसाब से, इसलिए तहसील का जो तहसील ऑफिस है और मेन जो तहसील ऑफिस है रायपुर का, वो रायपुर से थोड़ा सा दूर धरसीवा में है। और जो दूसरा तहसील है वो तिल्दा है, तीसरा तहसील आरंग और चौथा तहसील अभनपुर है। तो यहाँ पर देखा है तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। जो तहसील है वो है धरसीवा, तिल्दा, आरंग और अभनपुर। तो इस रायपुर से जो NH-53 होते हुए मुंबई से हावड़ा के लिए जो जाती है, उससे 130B, क्योंकि जो NH-30 आ रही है यहाँ पर उससे अलग हो रहा है, तो 130B इस तरह से गया है और फिर अभनपुर से 130C इस तरह से आगे की ओर निकला हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो रायपुर में जो नेशनल हाईवे अलग हो चुके हैं काफ़ी। और फिर हम बलौदा बाज़ार को देखें तो बलौदा बाज़ार में जिला मुख्यालय बलौदा बाज़ार। फिर जैसे ही हम सिमगा से जो ऊपर NH-130 जाता है तो वहाँ पर भाटापारा है, भाटापारा के पास दमाखेड़ा है जहाँ पर कबीर पंथियों का गुरगद्दी पीठ अब ट्रांसफ़र होकर आ चुकी है, वो एक क्षेत्र है। सिमगा है जहाँ से NH-30 अलग होकर आगे बिलासपुर की ओर NH-130 के नाम से जाती है। पलारी है जो रायपुर से इस हिस्से से होकर NH-130B जब बलौदा बाज़ार में प्रवेश करती है तो पलारी से होकर प्रवेश करती। तो ये जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये सीमेंट फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि लाइमस्टोन इस क्षेत्र में बहुत मिलते हैं। तो रायपुर की जो मिट्टी है, रायपुर और बलौदा बाज़ार की मिट्टी, यहाँ पर लाइमस्टोन बहुत है, इसलिए यहाँ पर बैकुंठ का जो एरिया है यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। L&T अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया और ग्रासिम हो गए, इसके सीमेंट की फैक्ट्रीज है। तो यहाँ पर काफ़ी सीमेंट, मांडर जो एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं इस एरिया में। फिर बलौदा बाज़ार से आगे जाएँ तो कसडोल और कसडोल के आगे बिलाईगढ़। तो ये बलौदा बाज़ार के 1 2 3 4 5 6 तहसीलें हैं। फिर हम महासमुंद में आए तो महासमुंद में हमारे पास जिला मुख्यालय महासमुंद और महासमुंद के पास ही बागबहरा नाम की तहसील है। फिर NH-53 में ही अगर हम आरंग से आगे जाएं तो यहाँ पर पिथौरा है, बसना है और सरायपाली है। तो सरायपाली से फिर NH-53 से NH-153 अलग होकर सारंगगढ़ की ओर चला जाता है और इस तरह से NH-53 सरायपाली से आगे फिर उड़ीसा में बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ होते हुए आगे निकल जाता है। तो वो NH-53 इस तरह से आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये महासमुंद के हमारे पास 5 तहसीलें हैं। फिर गरियाबंद की ओर आए तो गरियाबंद में हमारे पास सबसे पहले जिला मुख्यालय गरियाबंद। फिर अभनपुर से जैसे ही हम गरियाबंद में प्रवेश करते हैं तो राजिम है। आप जानते हैं राजिम में बहुत बड़ा मेला लगता है और राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम भी है। फिर यहाँ पर एक तहसील है छुरा जो महासमुंद के काफ़ी पास है। फिर नीचे मैनपुर और देवभोग। तो जो मैनपुर और देवभोग का जो हिस्सा है ये बहुत फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स के क्षेत्र हैं। वैसा डायमंड नहीं है ये, हम इसको बोले जाए तो अलग तरह के कलरफुल डायमंड्स यहाँ पर मिलते हैं। पिंक कलर के डायमंड्स, ब्लू कलर के डायमंड्स, इस तरह के पत्थरों वाले डायमंड्स बहुत मिलते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ पर कभी किसी ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया, इसलिए ये हिस्सा बहुत अछूता है और बहुत शोषण भी हो रहा है इस जगह पर। क्योंकि जब ये डायमंड का क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासी लोगों के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता तो यहाँ पर बहुत चोरियाँ भी होती हैं उन डायमंड्स को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास लोगों के ज्वेलरी शॉप हैं, लेकिन वहाँ पर ख़रीदने वाला कोई नहीं है क्योंकि आदिवासी ज्वेलरी, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ज्वेलरी खरीदे। लेकिन वहाँ पर ज्वेलरी शॉप इसलिए बनाई गई है ताकि जो डायमंड्स और इस तरह के जितने भी पत्थर होते हैं उसके ऊपर उन लोग स्मगलिंग कर सके और इस तरह की चीज़ें होती काफ़ी सुनने में आई है।
इसलिए जो अभी हमारी करंट सरकार है, उन्होंने इस पर फोकस किया है ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो सके और उसका सही ढंग से सरकारी उपयोग हो सके। तो इस तरह से ये तहसीलें गरियाबंद की हैं। फिर हम धमतरी की ओर आएँ तो धमतरी का जो ज़िला मुख्यालय है धमतरी है। फिर कुरुद तहसील है, मगरलोड तहसील है और नीचे नगरी सिहावा तहसील है। तो ये नगरी सिहावा है, यहीं से महानदी का उद्गम होता है। जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है उसी के पास से ही महानदी का उद्गम होता है, जो इस तरह से होते हुए फिर आगे की तरफ निकल जाती है, जांजगीर चांपा से फिर उड़ीसा की तरफ। तो ये दुर्ग के तहसीलें हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दुर्ग नहीं, रायपुर की तहसीलें हैं, रायपुर संभाग की सारी तहसीलें। तो अब हम चर्चा करते हैं बस्तर के ज़िले और तहसीलों को लेकर। तो बस्तर का क्षेत्र अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले कांकेर की बात करते हैं। तो कांकेर का ज़िला मुख्यालय कांकेर, और NH30 जब धमतरी से होता हुआ आता है तो सबसे पहले जो तहसील मिलता है वो है चारामा, और चारामा के ठीक बाजू में ही नरहरपुर है। नरहरपुर में महानदी और दूध नदी का यहाँ पर जब संगम होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा दुधावा बांध बनाया गया है। तो यहाँ से पूरी सिंचाई का काम होता है, नरहरपुर से ही कांकेर के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई का काम होता है। फिर भानु प्रतापपुर, नीचे अंतागढ़, इधर दुर्ग कोंदल और पखांजूर। तो ये जो क्षेत्र है, इतना बड़ा जो ये क्षेत्र है, नक्सली क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने राजनांदगांव में बात की कि राजनांदगांव में अंबागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर को अलग करके एक नया ज़िला बनाया जाए और वहाँ पर पूरा फोकस किया जाए। इसी तरह से यहाँ कांकेर के इस क्षेत्र को लेकर भी बात उठी है कि कांकेर का जो ये हिस्सा है इसको एक अलग ज़िला बनाकर कांकेर, चारामा, नरहरपुर में लोगों का फोकस रहे और इस तरह पर डेवलपमेंट का काम करीब होकर कर सके। तो इसको अलग करके फिर कांकेर को एक संभाग बना दिया जाएगा, जिसमें कांकेर और जो भी नया ज़िला इससे बन सके, और कोंडागांव शायद एक इन तीनों को साथ मिलाकर कांकेर को संभाग का नाम या दर्जा दे सके, उसके लिए भी चर्चा चल रही थी। तो पढ़ते रहिएगा, शायद ऐसा कभी भी हो जाए कि एक नया ज़िला यहाँ पे बन जाए, शायद भानु प्रतापपुर नाम का ज़िला बन जाए और कांकेर एक नया संभाग बन जाए। तो दुर्ग कोंदल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोटरी नदी का आवाजाही है। तो आपको अगर हिस्ट्री पता हो छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पर गेंद सिंह जो ज़मींदार थे तो उनकी हत्या की हुई है। तो गेंद सिंह जी को छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मार्टियर के रूप में देखा जाता है। पखांजूर में इस हिस्से में जो हमारे बंगाली भाई बहन थे, ईस्ट पाकिस्तान से जब अलग हो, मतलब पाकिस्तान से अलग होकर ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना, तो वहाँ के जितने भी हमारे बंगाली भाई बहन थे उनको छत्तीसगढ़ में इस एरिया में बसाया गया, पखांजूर एरिया में बसाया गया। तो ये पखांजूर एरिया यहाँ पर बहुत फेमस है। आपको यहाँ पे हमारे सारे बंगाली भाई बहन मिल जाएंगे, यहाँ रहते हैं। तो उनके गांव का नाम भी कुछ नंबर के हिसाब से है। तो ये क्षेत्र है पखांजूर, दुर्ग कोंदल तहसील, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और यहाँ पे चारामा, कांकेर और नरहरपुर। अब इस तरह से जब हम कोंडागांव की ओर आए तो कोंडागांव में हम सबसे पहले तो जिला मुख्यालय कोंडागांव, और ऊपर से NH30 से आते हुए जब कांकेर आए तो कांकेर सबसे पहले हमको पड़ता है केशकाल। तो ये जो केशकाल की घाटी है वो इस क्षेत्र में है, और ये जो केशकाल की घाटी है ये कांकेर और कोंडागांव और बस्तर का जो क्षेत्र है उसको अलग करती है। तो अब आपको जैसे पता है कि धमतरी के नगरी सिहावा से महानदी इस तरह से आती है, लेकिन आप देखिएगा महानदी का फ्लो दक्षिण की ओर है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो फिर वापस
देखा जाए उत्तर की ओर चले जाती है। क्यों? केशकाल घाटी के कारण। ये घाटी उस नदी को इस तरफ आने नहीं देती और ऊपर की ओर फिर वापस उत्तर की ओर चले जाती है महानदी। तो केशकाल जो है ये अलग कर देता है। और दूध नदी भी जो यहाँ से मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है तो वो आगे की ओर निकलती है, क्योंकि केशकाल की जो पहाड़ियाँ हैं ये दूध नदी को नीचे की ओर आने नहीं देती, आगे की ओर भेज देती है नरहरपुर की तरफ। तो यहाँ पर केशकाल तहसील है। फिर बड़े राजपुर है, तो बड़े राजपुर के पास से ही केशकाल की जो घाटी है उसी के पास से नारंगी नदी निकलती है, जो कोंडा गांव से बहते हुए इधर इंद्रावती में मिल जाती है। तो कोंडा गांव नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ जिला मुख्यालय है। फिर नीचे आए तो यहाँ पर फरस गांव है और इधर माकड़ी है। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न था कि माकड़ी तहसील कौन से ज़िले में है, तो आप देखेंगे माकड़ी तहसील कोंडा गांव ज़िले में पड़ता है। कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि माकड़ी नाम बहुत फेमस है। चारामा के ठीक पास एक ढाबा है जिसका नाम माकड़ी ढाबा है। तो अगर कुछ लोग माकड़ी ढाबे को जानते होंगे तो वो ये सोचेंगे कि माकड़ी तहसील यहीं कहीं होगा और कांकेर में होगा, लेकिन नहीं, माकड़ी जो तहसील है वो कोंडा गांव में है। और फिर अब देखते हैं नारायणपुर ज़िले के बारे में। नारायणपुर में हमारे पास 2 तहसील है, पहला जिला मुख्यालय नारायणपुर और दूसरा है ओरछा। जो ओरछा का ये क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये अबूझ माड़ की पहाड़ियों से पूरा का पूरा घिरा हुआ है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज भी अबूझ माड़ी लोग पुराने युगों की तरह ही रहते हैं। वही पत्तों का कपड़ा और उसी तरह के जो कपड़े होते हैं वो पहनकर आज भी मॉडर्न जो जीवन है उससे अछूते हैं और इससे बाहर निकलते हैं। उनके सारे कार्य यहीं पर होते हैं। तो देखा जाए तो ओरछा का जो ये हिस्सा है बहुत बड़ा हिस्सा पूरे वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। और ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर ही मापा गया है छत्तीसगढ़ का। तो इससे आप याद रख सकते हैं ओरछा तहसील को। फिर हम आते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का जो जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा है। फिर तहसील गीदम, ऊपर जैसे हमने चर्चा की थी कि गीदम से दंतेवाड़ा के बीच में एक NH 133 13 किलोमीटर का बनाया गया है। फिर कटे कल्याण और नीचे कुआकोंडा। तो ये जो हिस्सा है दंतेवाड़ा का, यहाँ पर किरंदुल, बचेली, बड़ी बचेली, ये वाला पूरा जो हिस्सा है दंतेवाड़ा का क्षेत्र है। नीचे कुआकोंडा का क्षेत्र है और ये कटे कल्याण का क्षेत्र है। तो यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं पूरी, तो ये भी नक्सली इलाका ही है पूरा का पूरा। फिर हम बस्तर में आए तो बस्तर का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर। तहसीलें बस्तर, बकावंड। तो बकावंड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बकावंड जो तहसील है यहाँ पर बहुत बड़ा बकावंड डैम या फिर बांध तैयार किया गया है, जहाँ से बस्तर के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था पूरी की जाती है। तो बकावंड तहसील है। फिर लोहांडीगुड़ा, जहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल है, चित्रकूट का जो झरना है वो लोहांडीगुड़ा तहसील में ही आता है। तोकापाल बहुत फेमस है तोकापाल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, डायमंड्स और गोल्ड और इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स तोकापाल में पाए जाते हैं। बास्तानार, क्योंकि बास्तानार NMDC के प्लांट के लिए फेमस है, तो बास्तानार यहाँ पर है। और नीचे दरभा झीरम घाटी के लिए फेमस है। तो झीरम घाटी का जो कांड हुआ था ये दरभा तहसील के आसपास के क्षेत्र में ही हुआ था। चलिए अब आते हैं सुकमा ज़िले में। तो सुकमा में हमारे पास सबसे पहले तो सुकमा जिला मुख्यालय है। फिर जैसी दरभा तहसील से नीचे झीरम घाटी होते हुए आगे आते हैं तो यहाँ पर छिंदगढ़ है। और सुकमा का जो तीसरा तहसील है वो है कोंटा। कोंटा भी बहुत फेमस है क्योंकि कोंटा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी तहसील है, सबसे दक्षिणी भाग है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग है।
क्योंकि कोंटा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम में आवाजाही होती है इस जल मार्ग के ही कारण। शबरी नदी है, तो शबरी नदी में ही छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग है जो कोंटा से कूनावरम आंध्र प्रदेश जाया जाता है। फिर इसी तरह से बीजापुर के बारे में, हम बीजापुर ज़िले के बारे में चर्चा करें तो जिला मुख्यालय बीजापुर। फिर यहाँ पर एक तहसील है भोपालपट्टनम। तो जैसे ही तेलंगाना महाराष्ट्र के क्षेत्र से हम प्रवेश करते हैं बीजापुर में, तो सबसे पहला भोपालपट्टनम मिलता है। फिर भैरमगढ़, तो ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र है क्योंकि इसमें यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। भैरमगढ़ के तहसील में ही इंद्रावती नेशनल पार्क दिखाया गया है। और फिर उसूर नीचे, अब ये उसूर एक ऐसा तहसील है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये मिनरल से भरा हुआ क्षेत्र है। उसूर, फिर सुकमा कोंटा का जो ये पूरा पार्ट है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नगर हैं जहाँ पर नक्सलियों का बहुत बड़ा प्रभाव है और पूरा मिनरल्स का क्षेत्र है। ये देखा जाए तो ये पूरा हिस्सा जो है ये मिनरल से भरा हुआ है, ये पूरा हिस्सा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लोकल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाई बहन लोग रहते हैं, जो सुकमा में है, बीजापुर में है, दंतेवाड़ा में है, बस्तर में है, इनका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पर ये डेवलपमेंट के पूरे काम कर सकें। तो इतने सारे ज़िले बनाने का मकसद ही यही था कि डेवलपमेंट करीबी से हो सके और निरंतर होता ही रहेगा। तो ये हमारे बस्तर के सारे ज़िले और तहसीलें हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमने बनाया था छत्तीसगढ़ का जो रोड पूरा नक्शा बनाया था जिसमें सारे नेशनल हाईवे दिखाए गए थे, तो किस तरह से सब के सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। नेशनल हाईवे जितने भी हैं वो कैसे जुड़ते हैं और ज़िला मुख्यालय किस तरह से एक दूसरे से जुड़ के यहाँ पे काम करते हैं। तो आप देखिए इसके नेशनल हाईवे से ही आपको पता चल जाएगा आसपास कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो जैसे NH30 यहाँ पर शुरू होता है तो बोडला तहसील, फिर कवर्धा, फिर कवर्धा से NH130A गया है जो पथरिया होते हुए मुंगेली, मुंगेली से फिर यहाँ पर तखतपुर होते हुए बिलासपुर। अब बिलासपुर से ऊपर की ओर जाए तो यहाँ पर कोई तहसील नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरबा में घुसते हैं तो पाली, कटघोरा और ये कोरबा, यहाँ पर करतला और ऊपर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील पौड़ी उपरोड़ा है। और इस तरह से आगे होते हुए यहाँ पर उदयपुर, लखनपुर होते हुए अंबिकापुर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे अगर आप याद करना चाहें तो सारे तहसीलें इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं। जैसे NH30 से फिर यहाँ कवर्धा से पहले घुसा थान खमरिया, फिर बेमेतरा, बेमेतरा से फिर आगे आके सिमगा, सिमगा से फिर ये तिल्दा, धरसीवा, रायपुर होते हुए अभनपुर, अभनपुर से कुरुद, कुरुद से धमतरी, धमतरी से चारामा, नरहरपुर आसपास, कांकेर, केशकाल, फिर ये यहाँ पे केशकाल के पास बड़े राजपुर, ये यहाँ पर फरस गांव है। फिर नीचे आए तो कोंडा गांव, कोंडा गांव से फिर ऐसे नीचे गए तो यहाँ पे बस्तर, फिर बकावंड, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, बस्ताना। तो इस तरह से अगर आप नेशनल हाईवे को याद कर लें, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसको याद कर लें, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है तहसीलों को याद करना। और अगर आप खुद बनाएंगे तो और अच्छा होगा, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी तहसीलें कहाँ हैं। और आपको बहुत से नए नए पॉइंट्स भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पर बीजापुर का जो हिस्सा है, यहाँ पर NH63 भोपालपट्टनम से होते हुए बीजापुर, भैरमगढ़ से होते हुए आगे गीदम और इस तरह से आगे निकल गया। तो ये एक और NH163 है जो भोपालपट्टनम से भद्रकाली की ओर जाता है। यहाँ पर भद्रकाली एक गांव है जहाँ पर इंद्रावती जब इस तरह से होकर आती है, इंद्रावती यहाँ पर गोदावरी भी इस तरह से होकर आती है। तो ये जो संगम है भद्रकाली में ही इंद्रावती और गोदावरी का संगम होता है। तो ये एक क्षेत्र यहाँ पर बनता है। तो ऐसे ही अब ये NH30 है तो NH30A यहाँ जा चुका है,
यहाँ से NH 130 निकल चुका है, यहाँ पर NH 130C, यहाँ पर NH 130B, तो यहाँ पर NH 130D कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय है, दोनों जोड़ना नेशनल हाईवे से ही जुड़ेगा, तो NH 130D बनाई गई है। फिर इसके आगे इसी तरह से कुछ हिस्सा बना है, लेकिन क्योंकि ये पूरा नक्सलाइट और वन क्षेत्र है तो आगे का नहीं बन पाया है, और यहाँ पर भी महाराष्ट्र के आसपास यहाँ तक बना हुआ है, इसके आगे नहीं बना है, तो ये खाली है। जब तक ये पूरा नहीं होता तो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम फिर रुका पड़ा हुआ है, ऐसे देख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आप पूरा याद कर सकते हैं, नेशनल हाईवे सारे बनाकर आपको पता चल जाएगा कौन सा तहसील कैसा कैसा है। या फिर जैसे हमने अंडे के प्रकार में बनाया था, तो अंडे के प्रकार के हिसाब से ही अंडे के रूप में ही सारे संभाग, जिले और तहसील बनाए जा सकते हैं। तो अगर हम देखें, याद कर ले, अगर 3 से 4 बार 5 बार आपने बना लिया तो ऑटोमेटिकली, जैसे ये कोरिया का हिस्सा है तो यहाँ पर बैकुंठपुर है, फिर ऊपर भरतपुर, सोनहत, मनेंद्रगढ़, खड़गवा, चिरमी, वहीं पे सूरजपुर में है तो ये सूरजपुर, फिर ये ओडगी, प्रतापपुर, तमोर पिंगला का अभ्यारण्य है, भैयाथान, रिहंद नदी यहाँ से जाती है, फिर नीचे रामानुजनगर, प्रेमनगर, ये कोल के खदान है, कोयले के खदान है यहाँ पर काफ़ी, तो उसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर हम जब बलरामपुर की ओर जाएं तो बलरामपुर में जिला मुख्यालय बलरामपुर, ऊपर रामानुजगंज जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है, सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग है, फिर ये वाड्रफ नगर जहाँ से यूपी जाया जाता है। फिर इधर नीचे आए तो सांबरी कुसमी, जहाँ पर गौरा लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, फिर ये शंकरगढ़ और राजपुर। इसी तरह से जशपुर में आए तो जशपुर नगर, ये मनोरा, बगीचा, फिर ये ऐसे जब नेशनल हाईवे एंटर होता है तो पत्थल गाँव, कासाभेल, कुनकुरी, फिर ये फरसाबहार और दुलदुला, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है लूड़ेग का क्षेत्र है, जहाँ पर टमाटर की बहुत ज़्यादा खेती होती है। फिर इसी तरह से जब अंबिकापुर सरगुजा में है तो अंबिकापुर जिला मुख्यालय, फिर यहाँ से जब एंटर होते हैं NH 130 से तो हमको मिलता है उदयपुर, लखनपुर, फिर ये मैन पाट का क्षेत्र है, ये है बतौली, जब अंबिकापुर से हम पत्थलगांव की ओर आते हैं तो बतौली, सीतापुर, और ये ऊपर का हिस्सा लुंड्रा। तो इस तरह से पूरा का पूरा बन गया। तो ऐसे पूरा आप याद कर सकते हैं। जैसे मुंगेली है, मुंगेली में यहाँ पर ये पथरिया, क्योंकि यहाँ मधकू द्वीप है जहाँ पर ईसाइयों का मेला लगता है। फिर लोरमी जो अमरकंटक के वन क्षेत्र से पास में है। उसी तरह से गोरेला, पेंड्रा, मरवाही नाम से ही पता चल जाता है। बिलासपुर में देखा जाए तो जैसे ही हम आते हैं सबसे पहले बिल्हा, फिर बिलासपुर, मुंगेली की तरफ जाना हो तो तखतपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही की जाना हो तो कोटा, और यहाँ पर मस्तूरी एक तहसील है। तो इसी तरह से जब हम जांजगीर चांपा की ओर आएंगे तो सबसे पहले अकलतरा, फिर PNB, JMD, पामगढ़, नवागढ़, बमनीडी और जयजयपुर, मालखरोदा, डबरा, और फिर ये शक्ति और ये बलौदा। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। फिर जब हम बिलासपुर से कोरबा में सबसे पहले घुसते हैं तो हमको पाली तहसील मिलता है, ये कटघोरा, ये कोरबा, ये करतला, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील पोड़ी उपरोड़ा। तो वैसे ही हम जब इधर आए रायगढ़ में तो रायगढ़ जिला मुख्यालय, और पत्थलगांव से जो पहला यहाँ पर आता है धर्मजयगढ़, लैलूंगा, ये घरघोड़ा, ये तमनार, फिर ये पुसोर और बरमकेला, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर महानदी का बहुत बड़ा हिस्सा है तो ब्रिज बना हुआ है। और ये जो हिस्सा है सारंगढ़ यहाँ पर, और ये खरसिया। तो इस तरह से हम पूरा याद कर सकते हैं। उसी तरह से हम जब चिल्फी घाटी में आते हैं NH 30 से तो ये बोडला, कवर्धा, पंडरिया और सहसपुर, फिर थान खमरिया, साजा, बेरला, बेमित्रा, नवागढ़, यहाँ पर नया अभ्यारण्य पक्षियों के लिए। फिर दुर्ग में दुर्ग, धंधा, पाटन, दुर्ग सेंटर होते हुए जब बालोद में आते हैं तो गुंडरदेही, बालोद, डोंडी लोहारा, डोंडी और गुरु जो धमतरी और बालोद के बीच में। इसी तरह से राजनांदगांव का जिला मुख्यालय राजनांदगांव, स्टार्ट करें तो छुई खदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव,
छूरिया, फिर यहाँ पर अम्बागढ़ चौकी, मोहेला, मानपुर। तो इस तरह से हम ये भी याद कर सकते हैं। फिर ऐसे रायपुर में आए तो रायपुर में धरसीवा, तिल्दा, हारंग, अभनपुर। फिर जब ऊपर बलौदा बाज़ार में गए तो पलारी, सिमगा, भाटापारा, बलौदा बाज़ार, कसदोल, बिलाईगढ़। फिर यहाँ से हम सीधा जब आरंग से होते हुए आगे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर NH53 से ये पिथौरा, बसना, सरायपाली, महासमुंद और बागबहरा। फिर ऐसे ही जब NH130C से होके हम अभनपुर से राजिम की ओर, राजिम से गरियाबंद, बीच में छुरा है, फिर मैनपुर और ये देवभोग। तो इस तरह से हम पूरा याद कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर जाएँ तो धमतरी, ये कुरुद, मगरलोड और नगरी सिहावा। फिर धमतरी से आगे जाएँ तो चारामा, कांकेर, ये हो गया नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्गकोंदल और पाखांजू। फिर कांकेर से अंदर आए तो सबसे पहले हमको मिलता है केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बड़े राजपुर और ये हिस्सा माकड़ी। फिर हम यहाँ से आगे जाएं तो हमको बस्तर, फिर ये बकावंड, जगदलपुर, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल, बस्तानार और यहाँ पे दरभा। और यहाँ से हम आगे जाएं तो हमको छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा मिलता है। तो यहाँ पर दंतेवाड़ा, ऊपर गीदम, जो इस तरह से रास्ते से होके फिर जगदलपुर से मिलता है, ये कटे कल्याण, कुआंकोंडा और बीजापुर का बीजापुर, ये आया भोपालपट्टनम से होते हुए बीजापुर, भैरमगढ़ से होते हुए आगे निकल गया। और नीचे उसूर, यहाँ पर ये पूरा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा मिनरल का क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्राप्त होती है। ये फिर नारायणपुर और ये ओरछा, जहाँ पर अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं और जिसे छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर राजिम के पास आते हैं तो छत्तीसगढ़, जो दूसरा हमारा प्रश्न था जिसमें लिखा हुआ था कि राजिम तहसील कौन से ज़िले में आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि राजिम जो नहीं जानते, जो गरियाबंद से हैं उनको शायद पता हो बहुत इजीली कि जो राजिम है, या फिर धमतरी वाले उनको पता हो राजिम जो है वो गरियाबंद ज़िले में है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि राजिम रायपुर में है या फिर धमतरी में। नहीं, राजिम गरियाबंद ज़िले में। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाकर पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या किस किस हिसाब से देखा है। कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन से संभाग में कितने तहसीलें हैं, तो हमको उसी हिसाब से याद भी रहना चाहिए। तो संभाग के हिसाब से अगर हम सरगुजा में जाएं सबसे पहले तो हमारे पास कोरिया में 5 है, सरगुजा सूरजपुर में 6, बलरामपुर में 6, जशपुर में 8 और सरगुजा में 7। तो यहाँ पर 6 6 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 5 32। तो सरगुजा में हमारे पास 32 तहसीलें हैं। फिर आगे अगर बिलासपुर में जाएं तो बिलासपुर में हमारे पास मुंगेली में 3, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 3, कोरबा में 5, रायगढ़ में 9, जांजगीर चांपा में 10 और बिलासपुर में 5। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 यहाँ पर कोरबा और बिलासपुर ये 10, 20 यहाँ पे रायगढ़ 9, 29, 29 3, 32, 32 3 35। तो बिलासपुर में 35 हैं। इसी तरह से जब हम दुर्ग में जाएं तो कबीरधाम में 4, बेमेतरा में 5, दुर्ग में 3, बालोद में 5 और राजनांदगांव में 9। तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 26 आ जाते, 5 5 10, 10 9 19, 19 3 22, 22 4 26। तो दुर्ग में हमारे पास 26 हैं। रायपुर में 4, बलौदाबाजार में 6, महासमुंद 5, गरियाबंद 5 और धमतरी में 4। तो उस हिसाब से 4 6 10 15 20 24। तो रायपुर में अभी तक देखा है तो सबसे कम है, सबसे ज़्यादा बिलासपुर में है। इसी तरह से जब हम बस्तर में आए तो बस्तर कांकेर 7, कोंडागांव 5, नारायणपुर 2, दंतेवाड़ा 4, बस्तर 7, सुकमा 3 और बीजापुर 4। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 32 हैं, 7 5 12 14
18 18 3 22 22 4 26 26 7 हमारे पास देखा जाए तो लगभग 32 यहाँ पर भी आ जाता है, 32 33 या फिर देख लिया जाए तो 32 33 है। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए बिलासपुर में 35 है और सबसे कम रायपुर में 24 है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में 149 तहसील हैं और 146 विकास खंड हैं जिन्हें ब्लॉक कहा जाता है। अब ये कैसे हैं, अब इनको कैसे याद करें ब्लॉक और तहसीलों को? तो बहुत आसान है, अगर आपको तहसील याद हो गया है तो आपको ब्लॉक भी याद हो जाएगा। अब ब्लॉक कम है, कैसे कम है? क्यों? क्योंकि बिलासपुर जो है, बिलासपुर भी तहसील है लेकिन वो ब्लॉक नहीं है और वो बील्हा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो बील्हा हमारा तहसील है लेकिन वो ब्लॉक भी है, परंतु बिलासपुर ब्लॉक नहीं है, वो सिर्फ तहसील है। तो वहाँ पर एक कम हो गया। जांजगीर जो तहसील है वो ब्लॉक नहीं है, वो नवागढ़ ब्लॉक में आता है। उसी तरह से थान खमरिया जो है वो तहसील है लेकिन वो साजा ब्लॉक में आता है। तो हमारे पास 149 तहसील हैं, 146 ब्लॉक हैं इस हिसाब से। छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा तहसील है वो पोड़ी उपरोड़ा है और सबसे बड़ा विकास खंड जो है ब्लॉक है वो बील्हा है। और सबसे अधिक तहसीलों वाला ज़िला है जांजगीर चांपा, हमने देखा 10 तहसील है वहाँ पर। और सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला जो है नारायणपुर, जहाँ पर सिर्फ 2 हैं। और सबसे अधिक तहसीलों वाला संभाग है बिलासपुर, 35 तहसीलें हैं। और सबसे कम तहसीलों वाला संभाग है रायपुर, 24 तहसीलें हैं। और छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी विकास खंडों की संख्या है इसको हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 85 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं छत्तीसगढ़ में। और अगर हम जनगणना देखें 2011 के हिसाब से तो छत्तीसगढ़ में 20,126 गांव हैं अभी तक। 2011 के जनगणना के हिसाब से 20,126 गांव हैं। और छत्तीसगढ़ में 13 नगर निगम है जिसमें से सबसे नवीनतम जो नगर निगम है वो चरोदा है, जो दुर्ग, भिलाई और रायपुर के बीच में पड़ता है। तो ये देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के तहसीलों के बारे में हमने चर्चा की। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने इससे पहले भी वीडियो को देखा है, सराहा है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे, अपनी जानकारी बढ़ाते रहेंगे। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने के बाद जो तैयारी करनी है उसकी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं ताकि लोगों को अच्छी खासी जानकारी मिल सके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।